हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे प्रयत्न। क्या पढ़ेंगे? प्रयत्न। आप सबसे पहले ये जानते हैं कि प्रयत्न होता क्या है। प्रयत्न जो है इसके नाम से ही देखिए, प्रयत्न। आप प्रयत्न, प्रयत्न का नाम सुन के ही हमें क्या महसूस हो रहा है? प्रयास। क्या महसूस हो रहा है? प्रयास। या इसको हम क्या कह सकते हैं? चेष्टा भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? चेष्टा। या हम और क्या कह सकते हैं? कोशिश। क्या कह सकते हैं? कोशिश। साथ ही साथ हमको यदि प्रयत्न शब्द को डिफाइन करना हो तो हम और क्या बोल सकते हैं? मेहनत। क्या बोल सकते हैं? मेहनत। जो हम रोजमर्रा की जिंदगी में बोलते हैं मेहनत करना या चेष्टा करना या प्रयास करना या कोशिश करना, ये शब्द जो है हम लोग अपने रोजमर्रा की जिंदगी में हमेशा जो है यूज करते हैं। अब यह है कि प्रयत्न होता क्या है। अब जैसे हमारा शब्द है क ले लीजिए, चाहे फ ले लीजिए, चाहे क ले लीजिए, चाहे ख ले लीजिए, ठीक है। अब इसमें यदि आप लोग उच्चारण स्थान पढ़े होंगे, मेरी क्लास उच्चारण स्थान, तो अपूर्व विसर्जनीय कंठा से जो है ये कंठ हो गया, और जो हमारा सूत्र है उपदमानीय से जो है ओष्ठ हो गया, ओष्ठ हो गया। यानी क और फ का उच्चारण स्थान होठ हो गया, क और ख का उच्चारण स्थान क्या हो गया? कंठ हो गया। लेकिन अब जब हम इस क और क में दोनों का उच्चारण स्थान कंठ ही है, लेकिन इसका जो प्रयत्न है और इसका जो प्रयत्न है 0.1% की वजह से अलग हो जाता है। ये महाप्राण में चला जाता है और ये किसमें चला जाता है? अल्प प्राण में। क्यों जाता है? उसका मतलब क्या है? उसका आधार क्या है? उसका बेस क्या है? वो है बेस हमारा प्रयत्न। क्या है? प्रयत्न। इसी प्रकार हमारा क ख बोले, चाहे कोई भी संस्कृत वर्णमाला का जितना भी वर्ण है, कोई भी वर्ण हो, चाहे हिंदी का ले लीजिए, चाहे संस्कृत का ले लीजिए, हम जब भी वर्ण को बोलते हैं तो वर्ण को बोलने के लिए या मुख से बाहर निकलने के लिए हमें उन वर्णों के लिए क्या करना पड़ता है? चेष्टा करनी पड़ती है, कोशिश करनी पड़ती है या मेहनत करनी पड़ती है। अब जैसे रास्ते हम जा रहे हैं, रास्ते में यदि पत्थर पड़ा है और हमें जो है गाड़ी उधर हटानी है, तो उस पत्थर को हम क्या करते हैं? बहुत भारी पत्थर नहीं उठता है तो उसको चाहे किसी आधार से, डंडे से, चाहे हाथ से, चाहे किसी भी जरिए से उस पत्थर को क्या हटाते हैं, तो क्या करते हैं? कोशिश करते हैं कि वो रास्ते से हट जाए। तो उसी प्रकार ये वर्ण है, जब बोले जाते हैं तो मुख से बाहर आने के लिए वो क्या करते हैं? एक प्रयास करते हैं या एक मेहनत करते हैं या कोशिश करते हैं। उसी मेहनत और कोशिश, उसी चेष्टा को ही हम क्या कहते हैं? प्रयत्न कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रयत्न। तो चलिए, संस्कृत में जो प्रयत्न है, अब कोई भी वर्ण है उसको जो है दो तरह से जो है हम डिफाइन कर सकते हैं। किस आधार पे? एक जो है उच्चारण स्थान से। अब जैसे वर्ण है, कोई भी वर्ण है, इसका जो है दो जो है एरिया होता है। एक होता है उच्चारण स्थान। क्या होता है? उच्चारण स्थान। अब जब कोई भी वर्ण सवर्णी है कि नहीं, यानी समान जो है क्वालिटी रख रहा है कि नहीं, वो किस आधार पे होता है? उच्चारण स्थान और प्रयत्न के आधार पे होता है, ठीक है। तो कोई भी वर्ण है, चाहे क हो, ख हो, ह हो, य हो, व है, चाहे हमारा क्या है अ या आ, यानी स्वर वर्ण, चाहे स्वर वर्ण हो या फिर व्यंजन वर्ण हो, तो उन वर्णों को बोलने का दो तरीका होता है। एक तो होता है उच्चारण स्थान और एक होता है हमारा प्रयत्न। तो ये दोनों प्लस होके ही हमारा क्या बनते हैं? शब्द को हम मुख से बाहर निकालते हैं और बोल पाते हैं, ठीक है। क्या करते हैं? बोल पाते हैं। जो हमारा कोई भी वर्ण है उसको हम किस आधार पे बोल पाते हैं? उसके उच्चारण स्थान और उसके प्रयत्न के हिसाब से, ठीक है। अब जैसे क है, क का उच्चारण स्थान कंठ है, लेकिन उसका प्रयत्न क्या है? हमारा स्पष्ट है और क्या अभियंता प्रयत्न के अंतर्गत है। उसके बारे में भी डिटेल से जानेंगे। अभी मैं समझा रही हूँ, उसको समझ लीजिए कि जैसे कोई भी वर्ण है वो उसकी दो कंडीशन होती है, उसमें दो चीज जो है साथ साथ चलती है, एक उच्चारण स्थान और एक प्रयत्न। आप लोग जैसे कोई भी जैसे मान लीजिए खाना ही है, तो खाना में हम सिर्फ चावल नहीं खाते हैं, उसके साथ क्या दाल भी खाते हैं या फिर सब्जी भी खाते हैं, रोटी है, दाल है, कोई भी चीज, एक चीज हम सूखा खा सकते हैं, नहीं खा सकते, उसके साथ हमें एक लिक्विड जो है अपने भोजन को जो है पचाने के लिए या फिर उसे सुपाच्य बनाने के लिए एक लिक्विड, एक ठोस जो है, दोनों का कॉम्बिनेशन बना के खाना पड़ता है। तो वही चीज है, तो जो वर्णों को जब हम बोलते हैं तो उसमें उच्चारण स्थान का प्लस रहता है, साथ ही साथ क्या प्रयत्न भी जरूरी है। तो उच्चारण स्थान हम पढ़ चुके हैं। अब है कि प्रयत्न। तो प्रयत्न का मतलब इसका शाब्दिक अर्थ सीधे सीधे क्या हो जाएगा? कोशिश या मेहनत। तो किसी भी वर्ण को बोलने के लिए जो चेष्टा की जाती है उसे ही हम क्या कहते हैं? प्रयत्न कहते हैं। जब किसी वर्ण को बोलने के लिए जो चेष्टा या आप कोशिश भी कह सकते हैं। जैसे आपको चेष्टा शब्द नहीं समझ में आ रहा है तो कोशिश तो समझ में आएगा ना। कोशिश तो हमेशा हम पढ़ते हैं ना कि कोशिश करना चाहिए, कोशिश करने से ये होता है, ये तो ये भी नहीं सुने तो मेहनत तो सुने ही होंगे। मेहनत मतलब मेहनत कर लो, पढ़ाई कर लो, मेहनत कर लोगे तो ये काम हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो ये सब नहीं, चेष्टा सुने, कोशिश सुने, कोशिश भी नहीं सुने तो मेहनत सुने होंगे, ठीक है। मेरे कहने का मतलब यही है कि प्रयत्न शब्द हम इसको जब डिफाइन करेंगे तो उसका जो है कंपेयर किसके साथ हो सकता है? चेष्टा के साथ हो सकता है, चाहे कोशिश चाहे मेहनत। इन शब्दों में से आपने कोई भी शब्द सुना, आपको जो इजी लग रहा है वो आप समझ सकते हैं। मैं सिर्फ आप लोगों को समझाना चाहती हूँ, मैं किताब के हिसाब से नहीं ले जा रही हूँ कि आपके माइंड में क्या अच्छे से बैठ जा रहा है। मैं इसलिए मैं ये वर्णों का यूज कर रही हूँ, ठीक है। तो जब किसी वर्ड को बोलने के लिए जो चेष्टा, कोशिश या मेहनत की जाती है उसे ही हम संस्कृत की भाषा में क्या कहते हैं? संस्कृत व्याकरण की भाषा में प्रयत्न कहते हैं। प्रयत्न कहते हैं। तो अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि जब हम कोई वर्ड बोलते हैं तो उसमें जो कोशिश की जाती है वर्ड को बोलने के लिए, उसी को हम क्या कहते हैं? प्रयत्न कहते हैं, ठीक है। तो हम प्रयत्न को ऐसे भी समझ सकते हैं कि प्रयत्न बराबर प्रयास। क्या? प्रयत्न बराबर प्रयास, ठीक, या कोशिश या मेहनत, ये भी आप कह सकते हैं। लिख दे रही हूँ कोशिश, जैसे आप लोगों के दिमाग में बैठ जाए, चाहे जो बैठा लीजिए, चाहे मेहनत बैठा लीजिए, चाहे कोशिश बैठा लीजिए, चाहे चेष्टा, ठीक है। चेष्टा भी लिख लीजिए भाई, ये ना रहे कि ये शब्द नहीं लिखा गया, ठीक है। तो यानी प्रयत्न बराबर कोशिश या चेष्टा या मेहनत या फिर हमारा क्या हो गया? प्रयास। ये सारे वर्ड जो है प्रयत्न शब्द को डिफाइन करते हैं, ठीक। अब है कि संस्कृत में जो प्रयत्न होता है वो कितना होता है? तो संस्कृत में जो प्रयत्न होता है दो होते हैं। कितने होते हैं? दो। जैसा कि कहा भी जाता है अभ्यंतरोस्य बाह्यस्य, ठीक है। तो चलिए इसको लिख लेते हैं, यत्नो द्विधा, यत्नो द्विधा
आभ्यंतरो यत्नो द्विधा आभ्यंतरो बाह्यश्च। अब इस सूत्र को जब हम तोड़ेंगे, मैंने आप लोगों को बता दिया कि आप यदि सूत्र को याद कर लेते हैं तो आधा जो है काम आपका हो जाता है। तो इसलिए जो है सारा जो फोकस है, यदि संस्कृत आपको इजी समझना है तो फर्स्ट नंबर पे आप लोगों को उसका सूत्र याद रखना होगा। ठीक, सेकंड नंबर पे आप जो क्या लीजिए इंग्लिश में जो है वर्ड मीनिंग होता है वो, या फिर हमारा हिंदी में जो शब्दार्थ जिसे हम कहते हैं, तो संस्कृत की जितनी शब्दावली है, जैसे हम कुत्र बोले, कुत्र मीन्स कुत्रा बोलते हैं, कुत्र मीन्स कहाँ, हिंदी में बोले कहाँ, ठीक है, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं वेयर, यहाँ को बोलते हैं हेयर। तो इसी प्रकार मतलब अपने शब्दावली, संस्कृत की जो शब्दावली है, शब्द है, उसको जितना ज्यादा से ज्यादा जानेंगे आप और उसके सूत्रों को यदि आप जान लेते हैं तो आपके लिए संस्कृत बहुत सरल है। और मैं संस्कृत को पढ़ाने के लिए, समझाने के लिए तो मैं है ही हूँ, ठीक है, भले मेरे पास अभी स्मार्ट बोर्ड नहीं है, तो आप ही लोगों का सपोर्ट रहेगा तो सब कुछ हो जाएगा। लेकिन मैं अपनी शुरुआत कर दी हूँ, आप लोग भी जो है अपनी शुरुआत कर दीजिए, ठीक है। अब हम ये सोचे कि हमारे पास कोई आके सिखा देगा या हमें कोई अच्छा माहौल मिल जाएगा, तो नहीं हो पाएगा, हम सोचते रह जाएंगे। हमारे पास जो भी चीजें हैं अवेलेबल है उसके आधार पर ही हमें उठना चाहिए। अब कहते हैं कि डूबते हुए को तिनके का सहारा, तो यदि हमें तिनके का सहारा भी मिल जाएगा तो हमको बाहर निकल जाना चाहिए, और नहीं निकलेंगे तो हमें क्या उसी में डूब जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए हमें डूबना नहीं है, बाहर निकलना है, चाहे वो हमारे लिए लाठी मिले, चाहे तिनका मिले, या फिर कुछ भी मिले। यदि हमारे पास एक भी जो कहते हैं 0.1% की भी चांस है कि हम ग्रो कर जाएंगे, तो हमें अपने माइंड को सेटअप कर लेना है और पॉजिटिव होकर आगे बढ़ना है, पीछे नहीं रहना। जो लाइफ में हो गया, अच्छा बुरा जो भी होना था हो गया। यदि आप अपने आप को खड़ा कर सकते हैं तो खड़ा करिए और आगे बढ़िए, ठीक है। तो संस्कृत को सरल समझना है तो इसके सूत्रों को याद करिए, साथ ही साथ इसके जितने भी शब्द हैं जिसे हम शब्दार्थ बोलते हैं, जितने भी संस्कृत के शब्दों को हम जानेंगे उतना ही हमें क्या संस्कृत इजी लगेगा। अब यत्नो द्विधा आभ्यंतर बाह्यश्च, यत्न यानी यत्न का मतलब यहाँ किससे है, प्रयत्न, प्रयत्न से है, किससे है, प्रयत्न, ठीक। अब अगला शब्द आ जाता है द्विधा, तो द्विधा मतलब दो, आभ्यंतरो आभ्यंतर, और क्या बाह्यश्च, बाह्यश्च मतलब च यहाँ पे देखिए जुड़ा है यानी और, ठीक है, बाह्यश्च बाह्य। अब यहाँ पे मुझे च का मतलब नहीं पता रहता तो क्या मैं और बता पाती, नहीं। इंग्लिश संस्कृत में इसी च को यानी इसी और को हम क्या बोलते हैं, एंड बोलते हैं, ठीक है। ही एंड सी, जैसे कोई भी शब्द को जोड़ने के लिए हम एंड का प्रयोग करते हैं, वैसे ही संस्कृत में किसी भी दो शब्द को जोड़ने के लिए स च या च का प्रयोग करते हैं। स च का भी मतलब वही और ही होगा, और च जैसे च लिखा है तो इसका भी मतलब और ही होगा, ठीक है, और स च लिखा है तो इसका भी मतलब क्या होगा, और ही होगा, दोनों का मतलब एक ही है, और, ठीक। अब इस और शब्द को मैं जानती थी तभी मैं बता पाई कि हाँ और होता है। तो संस्कृत के शब्दों को आप लोग जितना ज्यादा हो सके उतना सीखेंगे तो आपके लिए संस्कृत सरल बन जाएगी। हवा नहीं है कोई भी चीज, देखिए आप जितना उसके लिए हवा बनाएंगे तो हवा ही लगेगा, और इजी बनाएंगे तो इजी बनाएंगे। बस बात ये आती है कि आप उसको समय कितना दे रहे हैं। तो हम जिस चीज को समय देते हैं वो चीज कहते हैं कि हमें मिल जाती है। तो संस्कृत को भी समय दीजिए, जैसे आप सारे सब्जेक्ट को समय देते हैं, इस सब्जेक्ट को भी समय दीजिए। कहाँ अभी हम जितने सब्जेक्ट, हिंदी है, इंग्लिश है, मैथ है, साइंस है, सोशल है, सारे सब्जेक्टों को हम पढ़ लेते हैं, आधा आधा घंटा सबका टाइम टेबल बना देते हैं। संस्कृत का टाइम टेबल यदि देखें तो उसमें रहता ही नहीं है, बहुत रहेगा तो रेयर है कोई बच्चा बना ले कि हाँ संस्कृत भी मुझे पढ़ना है। तो आप बनाएंगे नहीं, पढ़ेंगे नहीं, उस पर एफर्ट डालेंगे नहीं तो कैसे आएगी। तो संस्कृत को इजी बनाने के लिए थोड़ा मोड़ा तो आपको समय देना पड़ेगा, ठीक है। तो एक प्रश्न हमारा प्रयत्न से बनता है कि प्रयत्न क्या होता है। तो प्रयत्न का मतलब हो गया हमारा प्रयास या कोशिश, किसी वर्ण को बोलने के समय जो कोशिश की जाती है वो प्रयत्न होता है। और प्रयत्न के प्रकार पूछा जाए तो क्या हम बताएंगे, दो। कितना बताएंगे, प्रश्न हमारा क्या बन जाता है, प्रयत्न के प्रकार, ठीक है। एक हमारा आता है कि प्रयत्न क्या होता है, दूसरा प्रश्न बन के आता है प्रयत्न के प्रकार। तो प्रयत्न के प्रकार जब भी आ जाएगा तो हो जाएगा दो, और इसको जो है डिफाइन करेंगे तो एक हो जाएगा आभ्यंतर और एक हो जाएगा बाह्य। यदि मैं आप लोग चाहते हैं कि तालिका बना दूं तो उसको भी देख लीजिए। देखिए सबसे पहले प्रयत्न, ठीक, इस प्रयत्न के फिर अगला आ जाएगा प्रयत्न के प्रकार, प्रयत्न के प्रकार। और प्रयत्न के जो प्रकार हैं वो मैं अगली वीडियो में बताऊंगी, लेकिन क्या कहते हैं अभी जो है हम लोग थोड़ा थोड़ा जो है समझ लेते हैं क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए अगले वीडियो में मैं बताऊंगी आप लोगों को। तो यहाँ पे प्रयत्न क्या आ जाएगा, वर्णों को बोलने की चेष्टा, ठीक है। तो प्रयत्न बराबर क्या हो जाएगा, वर्णों को बोलने की चेष्टा या कोशिश या मेहनत, उसको क्या बोलते हैं, प्रयत्न बोलते हैं। फिर प्रयत्न के प्रकार आएंगे तो हम क्या बताएंगे, दो। एक होता है आभ्यंतर। अब इस आभ्यंतर का मतलब क्या है और बाह्य का मतलब क्या है, ये हम आज की वीडियो में जान लेते हैं, फिर उसके बाद अगली वीडियो में जानेंगे डिटेल में। तो अभ्यंतर का मतलब होता है अभ्यंतर यानी मुख के अंदर, ठीक है, कि जो वर्ण को बोलते समय हम मुख के अंदर जो प्रयास या कोशिश, एक अभ्यंतर प्रयत्न, एक बाह्य प्रयत्न, ठीक है। एक हमारा हो जाएगा अभ्यंतर प्रयत्न और दूसरा हो जाएगा बाह्य प्रयत्न। अब अभ्यंतर प्रयत्न किसको बोलते हैं, अभ्यंतर मतलब होता है अंदर, क्या होता है, अंदर। तो अभ्यंतर का यहाँ पे अर्थ लिख लीजिए अंदर, ठीक है, मुख के अंदर। आप पूरा लिखना चाह रहे तो लिख लीजिए मुख के अंदर, ठीक है। और बाह्य क्या हो जाएगा, मुख के बाहर, ठीक है। बाह्य मतलब समझ ही रहे आप कि बाहर को बोलते हैं। तो जो प्रयास मुख के अंदर किया जाएगा उसे हम क्या कहते हैं, अभ्यंतर प्रयत्न बोलेंगे, और जो प्रयास मुख के बाहर किया जाएगा उसे हम क्या कहेंगे, बाह्य। मुख के बाहर, मुख के अंदर वर्ण को बोलने के लिए जो प्रयास करते हैं उसे हम अभ्यंतर प्रयत्न कहते हैं, ठीक है। तो मुख के अंदर
जब कोई वर्ड बोलते हैं, जैसे हमने प बोला तो प बोलते तो हमारे दोनों होठ क्या है, यानी जो हमारे लिप्स हैं आपस में क्या होते हैं, सट जाते हैं, चिपक जाते हैं। तो लेकिन जब पूरा प हम कब बोलते हैं, जब हम प्रयास कर लेते हैं तब बोल पाते हैं। अभी जब हम प बोलते हैं तो हमारा होठ चिपकता है, फिर जब हमारा प बाहर निकलता है मुंह से, जो हमारी प्राण वायु है, जो सांस है, उसमें कहीं ना सांस के साथ क्या घर्षण होता है, क्या होता है, घर्षण होता है, मतलब रगड़ाव होता है, तब हम शब्दों को बोल पाते हैं। अब जैसे क बोलते हैं तो क्या है, देखिए आपको जो है गरम गरम हवा जो है महसूस होती है। तो वर्णों को जब हम बोलते हैं, चाहे स्वर वर्ण हो, चाहे व्यंजन वर्ण हो, चाहे हमारे ऊष्म वर्ण हो या फिर हमारे अंतस्थ वर्ण हो या फिर अयोगवाह वर्ण हो, तो जब भी हम वर्ण को बोलते हैं तो हमारे अंदर जो वायु होती है, वो वायु जो है मुख के अंदर, जैसे कंठ है, तालु है, मूर्धा है, दांत है, होठ है, कहीं ना कहीं स्पर्श करती है और फिर वो रगड़ के साथ यानी घर्षण के साथ वो शब्द जो है वायु के साथ बाहर निकलती है। तो जो मुख के अंदर प्रयास हो जाता है उसे हम अभ्यंतर कहेंगे, और जब मुख के बाहर जब निकलता है वर्ण बोलते हैं तो उसे हम क्या कहेंगे, बाह्य प्रयत्न कहते हैं। तो मुख के बाहर वर्ण को बोलने में की जाने वाली चेष्टा बाह्य प्रयत्न कहलाता है। तो आज की वीडियो में जो है आप लोग इतना मोटा मोटा जान जाइए कि प्रयत्न क्या होता है, वर्णों की बोलने की चेष्टा। प्रयत्न का मतलब हम यहाँ पे शुद्ध या कह लीजिए शॉर्टकट में, यदि आप छोटा छोटा नोट्स बनाना चाह रहे हैं तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, प्रयत्न बराबर प्रयास, कोशिश, मेहनत या चेष्टा। ठीक है, फिर आता है अगला प्रश्न, प्रयत्न के प्रकार। परीक्षा में प्रश्न कैसे बनता है, 9th 10th 11th 10th में तो ऐसे बनेगा अति लघुत्तरी के रूप में कि प्रयत्न क्या होता है। ठीक है, ये ऑप्शनल भी अब आता है तो ऑप्शनल भी हो जाएगा। प्रयत्न के प्रकार पूछा जाएगा तो हम कितना बताएंगे, 2। कौन कौन सा, एक हो गया हमारा अभ्यंतर प्रयत्न, दूसरा हो गया हमारा बाह्य प्रयत्न। बड़ी क्लासों में क्या है कि प्रयत्न के कितने प्रकार हैं, ऑप्शन दे देगा 2 4 6 8, तो हम 2 पे जाने देंगे तभी बताएंगे कि 2 होता है। या हमसे भी पूछ सकता है इसमें से कौन सा जो प्रयत्न है, प्रयत्न के प्रकार है, अभ्यंतर है कि बाह्य है। ठीक है, इस तरह से भी प्रश्न बन सकता है। तो आज की जो ये वीडियो है यहीं पे मैं समाप्त करती हूँ, क्योंकि पूरा बताऊंगी तो ज्यादा लंबा हो जाएगा। इसके बाद अभ्यंतर प्रयत्न एक वीडियो बनाऊंगी और एक बनाऊंगी बाह्य प्रयत्न। ठीक है, और यदि समय मिला तो मैं पूरा उसका रिवीजन भी बनाऊंगी। ठीक है, मैं सोच रही हूँ कि मैं रिवीजन करूँ तो लाइव क्लास भी लूँ, क्योंकि मैं लाइव क्लास नहीं ले पाती हूँ, क्योंकि इतना समय नहीं मिल पाता है, दिन भर जो है काम भी रहता है, बच्चे भी हमका पढ़ाई लिखाई है, सारा खाना पीना जाना सब कुछ अपने को ही करना रहता है, इसलिए टाइम नहीं मिल पाता है। तो जो भी टाइम मिलता है मैं वीडियो बना के डाल देती हूँ, ताकि जो बच्चे संस्कृत नहीं पढ़ पाते हैं, जिनको जो है कोई इस तरह से पढ़ाने वाला नहीं है कि संस्कृत को समझ सके, तो इसलिए मैंने जो है सोचा कि जो ज्ञान अपने पास है वो मैं जो है आप लोगों तक पहुंचाऊं। तो ये जो प्रयत्न है आज का टॉपिक यहीं पे मैं समाप्त करती हूँ। और आप लोगों से मैं कहना चाहूंगी, यदि आप लोग चैनल पे पहली बार आए हैं और आप लोगों को वीडियो जो है कुछ नया जानने को मिला है, थोड़ी भी इन्फॉर्मेटिव लगी है, तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, साथ ही साथ कमेंट भी करिएगा। और जो बच्चे संस्कृत लिए हैं 6 क्लास से ऊपर के हैं उन तक जो ये वीडियो जरूर पहुंचाइएगा। मैं हाई लेवल के बच्चों के लिए तो मैं नहीं कहूंगी, लेकिन मैं उन बच्चों के लिए मैं जरूर पूरा फोकस कर रही हूँ जो बच्चे संस्कृत को शुरुआती बेस पे सीखना चाहते हैं, क्योंकि मैं बेसिक टू एडवांस इसीलिए बता रही हूँ कि जो बच्चा है यदि वो 10th का है, 12th का है, टेट सेटेट यदि भी तैयारी कर रहा है तो उसके लिए बेनिफिट हो सके। ठीक है, तो मेरा जो मेन उद्देश्य बिगनर बच्चों के लिए ही है, मेरा यदि पूरा फोकस कहूँ तो बिगनर बच्चों के लिए है कि वो जो है इन चीजों से अनजान है, तो इसलिए उनको जो संस्कृत कठिन लगती है, इन सब चीजों को जान जाएंगे तो संस्कृत जो उनको चित्रियों में आने लगेगी। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। और ये सब लाइक कमेंट शेयर ये सब तो हम लोगों के लिए मोटिवेशन का काम है, आप लोग जब कर देते तो मोटिवेट होते हैं हम लोग, थोड़ा तो ये होता है कि चलो बनाए, कोई तो कोई सपोर्ट कर रहा है ना। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।